ओके बच्चों, तो हमने रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत सारी बेसिक बातें सीख ली हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो बच्चों कि यहां पे एक बाउंड्री है, यहां पे एक मीडियम है, मीडियम 1, ओके, मीडियम 1, और दूसरे साइड में दूसरा मीडियम है, मीडियम 2। और सपोज करो बेटा कि यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, अगर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं और दूसरे मीडियम से इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, इसकी इमेज को, सपोज करो दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर जब उसको देखने की कोशिश करता है और रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होती हैं, तब हम देखते हैं कि एक इमेज बनती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर बच्चों यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को पोल से, मान लेते हैं बच्चों कि ये पोल है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से कनेक्टेड। अच्छा, तो इस पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है सपोज कर लेते हैं d1 है, और जो भी इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस हम d2 बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे अगर मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है ये वाली, और ये सपोज करो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे क्या करती है, इंसिडेंस करती है। ठीक है बच्चों, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे क्या हो गया, आई हो गया। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गया, एंगल आर हो गया, यहां पे भी आर दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो आई और आई दोनों ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, अगर मैं डिस्टेंस d1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और d2 इमेज के डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, थोड़ी सी ज्योमेट्री यहां पे देखनी पड़ेगी और स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, स्नेल्स लॉ, तो उस हिसाब से हम जानते हैं व्हाट वी राइट, μ1 sin i है ना, इज इक्वल टू μ2 sin r। बच्चों यहां पे μ1 मीडियम 1 का दिया हुआ है, ठीक है, μ1। अच्छा, अगर ये एंगल्स बहुत स्मॉल हो तो हमें पता है कि फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स बच्चों साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली टैन थीटा के एंड अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर ही होता है। इसका मतलब कि अप्रोक्सीमेटली साइन थीटा, टैन थीटा और थीटा रेडियन में अगर हम मेजर करते हैं तो ये सब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो साइन आई की जगह मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूं, टैन आई, और उधर क्या हो जाएगा, μ2 इंटू टैन आर। ठीक है बच्चों, अब देखिए टैन आई अगर मैं इस ट्रायंगल में देखने जाऊं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखना है, परपेंडिकुलर h हो जाएगा और बेस d1 हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकता हूं, देखिए μ1 परपेंडिकुलर मतलब h जहां पे इंसिडेंस हुआ है लाइट का, ठीक है, डिवाइडेड बाई d1। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इमेज तो बता ही नहीं, तो देखो ये इंसिडेंट लाइट है, ऐसे चली गई बेंड होके, और एक इंसिडेंट लाइट आप ऐसे स्ट्रेट भेज दीजिए, वो भी चली जाएगी। नाउ यू ऑब्जर्व कि ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज दिख रही हैं, ये वाली और जो स्ट्रेट पास हो गई, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कैसा है, डाइवर, मतलब ये एक्यूट एंगल है और ये कभी भी मिलेंगी नहीं, दीज आर डाइवर्जिंग लाइंस, तो रियल इमेज तो बनने वाली नहीं है। तो क्या करना होगा हमको, इनको एक्सटेंड करिए, पीछे डॉटेड लाइन से मैंने इसको एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया, जहां पे इंटरसेक्शन मिला मैंने उस पॉइंट को इमेज आई बोल दिया है। ठीक है, और उसी डिस्टेंस को मैंने d2 बोला है। तो h अपॉन d1 इधर लिख दिया, उधर के लिए लिखूंगा मैं μ2 इंटू h अपॉन d2। ठीक है बच्चों, अब यहां पे h और h तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, μ1 अपॉन d1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन d2। इसको अगर मैं इन्वर्ट करके लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, d1 अपॉन μ1 इज इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा, d2 अपॉन μ2। या तो इस रिलेशन को ऐसे रख लीजिए जहां पे d1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है बाउंड्री से, d2 इमेज की डिस्टेंस है बाउंड्री से,
और μ1 क्या है, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा था, मतलब फर्स्ट मीडियम, और μ2 क्या है, सेकेंड मीडियम का, जहां पे लाइट जा रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई कि u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू v अपॉन μ2। ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इस केस में आप जनरली देख सकते हैं कि ये वाला डेंसर मीडियम होगा, तभी ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा ज्यादा दूर दिख रहा है इमेज। एक और एग्जांपल हम देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहां पे मैं ये डेरिवेशन फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, यही किया था हमने। sin i की जगह हमने tan i, sin r की जगह tan r लिख दिया था इस डायग्राम में। और उसके बाद tan i को मैंने क्या लिखा है, h अपॉन d1, उधर लिखा h अपॉन d2 tan r के लिए। tan r आपको दिख रहा होगा h अपॉन d2 हो जाएगा, और वहां से ये रिलेशन मिल गई। इसको मैंने इन्वर्ट करके लिख दिया था d1 अपॉन μ1 इज इक्वल टू d2 अपॉन μ2। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टू मेमोराइज ये रिलेशन है बेटा। ये रिलेशन क्या है, अगर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज बन रही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री ऐसे रिलेट होती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। दूसरा केस यहां पे मैं वैसे ही दिखा सकता हूं कि बेटा अगर मान लीजिए ये वाला जो है रेयर मीडियम होता, पहला वाला हमारा कैसा होता, डेंसर, और दूसरा वाला कैसा होता, रेयरर। तो इस केस में क्या होता, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाली रे थोड़ा सा नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाती, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, और सेकेंड रे हमने ऑब्जेक्ट से ऐसी भेजी होती जो कि अनडेविएटेड ट्रेवल कर जाती। तो ऑब्वियसली ये दोनों रेस कभी भी मिलने वाली नहीं है। तो अगर यहां से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा बच्चों, राइट, तो ही विल ऑब्जर्व कि जो ऑब्जेक्ट था वो भले दूर था, बट इसकी इमेज जो है वो पास में दिखाई देगी। अगर वो कहां से देख रहा है, रेयरर मीडियम से देख रहा है। सो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इस बार भी मैं क्या ले लेता हूं बच्चों, d1, और इमेज के डिस्टेंस को बाउंड्री से कितना ले लेते हैं, d2। सेम रिलेशन इस बार भी फॉलो हो जाएगी, ठीक है। द रिलेशन हियर विल बी d1 अपॉन μ1 इज इक्वल टू d2 अपॉन μ2। इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, सेम सिचुएशन यहां पे भी आ जाएगी। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे, तो ये इंसिडेंट एंगल आई हो जाएगा, तो ये भी आई हो जाएगा, राइट। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये वाला भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा। स्नेल्स लॉ लगाई होगी हमने यहां पर, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो μ1 इंटू पहले वाले मीडियम को इस बार μ1 ले लेते हैं, और दूसरे वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लेते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल से रिलेशन है। साइन आई, ठीक है, साइन आई इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, μ2 इंटू साइन आर। साइन आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan आई, और tan आई की रिलेशन डायरेक्टली क्या आ जाएगी बेटा, अगर ये डिस्टेंस h है, ठीक है, तो tan आई मतलब h अपॉन d1, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिखनी है तो h अपॉन d1, और उधर क्या हो जाएगा μ2, फिर tan r लिखना है। tan r के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, h अपॉन d2, तो वो भी लिख देता हूं, h कैंसिल कर दो और इन्वर्ट कर दो, यही रिलेशन आ गई। बिल्कुल सिंपल रिलेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा डेंसर है कौन सा रेयरर है। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट मीडियम किसको लेना है, जिसमें से लाइट रे जा रही है, और जिसमें जा रही है उसको हम सेकेंड मीडियम रखते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा केस है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख करके हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ की बात करते हैं। अपेरेंट डेप्थ का मतलब क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि किसी पानी के टैंक के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉटम पे हो, तो आप देखते हो कि वो थोड़ा सा आपको अपेरेंटली उठा हुआ दिखता है, क्लोज टू द वाटर सरफेस दिखता है। उसका नाम क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। एंड शिफ्ट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, जैसा कि
इसका मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो बच्चों कि एक वाटर टैंक है और यहाँ पे एक स्पॉट है, ठीक है। मान लेते हैं इस वाटर टैंक की जो टोटल हाइट है वो क्या है, h है। तो अगर एक ऑब्जर्वर डायरेक्टली इस पॉइंट को देखने की कोशिश करे तो उसको h हाइट नीचे ही दिखाई देगा, राइट। बट अगर मैं यहां पर पानी भर दूं, इस टैंक को फुल्ली फिल्ड कर दूं, राइट, तो लाइट जब इस डॉट से निकलेगी तो वो डायरेक्टली आई में नहीं पहुंचेगी और फिर हमें वो डिस्टेंस h नहीं दिखाई देगी। पहले समझा देता हूं, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। बेटा एक लाइट रे जो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री जाएगी वो तो आंखों तक डायरेक्टली पहुंच सकती है, बट दूसरी कोई रे जो थोड़ा सा स्लैंट वे में जाएगी और किसी एंगल पर इंसिडेंट होगी, सपोज करो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये ऑब्वियसली क्योंकि डेंसर मीडियम ये वाटर है और बाहर कौन सा मीडियम है बेटा, एयर है, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एयर क्योंकि रेयरर मीडियम है तो ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगा। नाउ इफ आई मेक अ डॉटेड लाइन, क्योंकि ये दोनों रेज वैसे तो एक्चुअली मीट नहीं करने वाली और हमें पता है कि जब एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रेज मीट नहीं करती तो जो इमेज फॉर्म होती है बच्चों वो कौन सी होती है, रियल होगी या वर्चुअल। देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है जब तो रियल इमेज, और अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है तो वर्चुअल इमेज। तो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन तो है नहीं, मुझे ये वाली रे को पीछे बैकवर्ड्स एक्सटेंड करके ये बनाना पड़ा। तो पहले ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज है, तो मतलब ये डॉट एक्चुअली अपीयर करेगा हमें थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे ही कर जाएगा बाउंड्री के, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ओके। देखो अगर ये रेयरर मीडियम था या डेंसर मीडियम था तो ऑब्जेक्ट से दो रेज जाएंगी, ठीक है। यहां पे मैं मान लेता हूं कि एक ऑब्जर्वर की आई है बच्चे, ओके, और आई नीचे देख रही है, तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितने डिस्टेंस पे दिखना चाहिए था, d, बट उसको दिखेगा d डैश। तो यहां पे d क्या है, एक्चुअल डेप्थ हो जाएगी, एक्चुअल डेप्थ हो जाएगी, और जो उसको दिखाई देगी वो d डैश है, जिसको कि हम नाम दे देते हैं एपरेंट डेप्थ, अपीयर करने वाली डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ओके। वी कॉल दिस डेप्थ apparent depth at which the image of the object appears, that is why it is called apparent, ठीक है। तो अच्छा भाई, ये बात हुई हमारी कब, जब ऑब्जर्वर कहां था, रेयरर में था। व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम, तो जो बाउंड्री से आपको इमेज दिखाई देगी वो थोड़ी सी और क्लोज दिखाई देगी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव, है ना। ऐसा कैसे हुआ मैं समझाता हूं बच्चों। इसको मैं म्यू ऑफ वाटर बोल देता हूं और इसको म्यू ऑफ एयर, जैसे कि 1 बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे लिए रिलेशन क्या थी, अभी हमने देखा था रिफ्रैक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, है ना। ये हमने अभी अभी देखा था, उसको मैं दोबारा यूज करता हूं और दिखाता हूं कि अपेरेंट डेप्थ थोड़ी सी कम कैसे आती है। मैथमेटिकली भी देख लेते हैं बेटा। हमारे लिए रिलेशन क्या थी, d1 अपॉन μ1 इज इक्वल टू d2 अपॉन μ2, ठीक है। d1 मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली d है, ठीक है, तो मैंने d रख दी। मीडियम कौन सा है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, वो तो वाटर है। ऑब्जेक्ट किस में रखा है, वाटर में, यही हमारा फर्स्ट मीडियम बन जाएगा, ठीक है। और ये कैसा मीडियम बन जाएगा, हमारा सेकंड मीडियम बन जाएगा। यहां पे म्यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा देखो, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस d है, जो फर्स्ट मीडियम दिख रहा है आपको वो वाटर है, यानी कि यहां म्यू w लिख देता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू जो अपेरेंट डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्ट की दिखने वाली है उसका नाम मैं d डैश ले चुका हूं, d डैश बोल देता हूं। और जो सेकेंड मीडियम है जहां पे लाइट रे अब गई है, ये सेकेंड मीडियम हो गया, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 रखनी है हमको, 1 हो गई।
तो यहां से अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द बाउंड्री क्या आने वाली है, d अपॉन म्यू w आने वाली है। और ऑब्वियसली ये लेस देन d होगा। ये लेस देन d इसलिए होगा बेटा क्योंकि एयर से तो ज्यादा डेंसर मीडियम में था ऑब्जेक्ट, तो ये 1 से बड़ा होने वाला है। म्यू w जो है ये ऑब्वियसली 1 से बड़ा होगा। वैसे वाटर के लिए 4/3 होता है, तो नीचे अगर 1 से बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया तो ये क्वांटिटी बेटा d से कम हो जाएगी। तो ये इसीलिए अपेरेंट डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी कम दिखाई देती है एंड ऑब्जेक्ट अपीयर्स अ लिटिल रेज्ड। ठीक है, बाल्टी के एकदम नीचे कोई ऑब्जेक्ट आप डाल दीजिए और इफ यू ऑब्जर्व इट यू विल सी कि इट इज स्लाइटली रेज्ड अप। अच्छा, वैसे ही उल्टा करके देखते हैं बेटा। अगर मान लीजिए कि डेंसर मीडियम है, स्विमिंग पूल है और एक ऑब्जेक्ट है जो एयर में रखा हुआ है। सपोज कर लो कि यार ये एयर है एंड दिस इज वाटर। हम स्विमिंग पूल के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस इज द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है बेटा, ऑब्जर्वर की आंखें उसको देख रही हैं। ऑब्जेक्ट आपको दिखता है भाई कि डी डिस्टेंस पे है। आपने रे भेजी, डेंसर मीडियम में एंटर करने की वजह से थोड़ी सी वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो आपको आती हुई कहां से दिखाई देगी, इस पॉइंट से, क्योंकि ये दोनों रेज ही डाइवर्ज हो रही हैं। एक स्ट्रेट भी भेजी थी। ये दोनों रेज क्योंकि डाइवर्ज हो रही हैं, एक्चुअली मीट करने वाली नहीं है। तो आप क्या करते हो, इमेज पोजीशन निकालने के लिए आप एक्सटेंड करते हो उनको बैकवर्ड्स। बेटा बैकवर्ड्स एक्सटेंड करने पे जहां पे इंटरसेक्शन मिलता है वो पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारे लिए वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई बाउंड्री से अगर मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली तो बहुत पास में है बट इमेज थोड़ी सी दूर दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको समझा देता हूं मैं कि कैसे हुआ होगा ये। तो बेटा हमारे लिए रिलेशन क्या थी, हमारे लिए रिलेशन क्या थी, d1 अपॉन μ1 इज इक्वल टू d2 अपॉन μ2। बच्चों d1 क्या है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस है बाउंड्री से, वो हमने पहले ही मान रखी है कि d होगी। ठीक है, अच्छा भाई रे कहां से निकली थी, ऑब्जेक्ट से निकली थी, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, फर्स्ट मीडियम, और ये हमारे लिए क्या बन गया, सेकेंड मीडियम। यहां पे म्यू का वैल्यू 1 ले लो और यहां पे म्यू का वैल्यू म्यू w ले रखा है हमने, जो कि एक्चुअली 4/3 अप्रोक्सीमेटली होता है, 4/3। ठीक है, 1 से बड़ा है। चलो, तो फर्स्ट मीडियम क्या था, एयर था, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिख दी मैंने। उधर जाता हूं d' जाने की अपेरेंट डिस्टेंस जहां पे वो ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकता है ऑब्जर्वर, d' डिवाइडेड बाई μ2 मतलब सेकेंड मीडियम, μw रख दिया। तो अपेरेंट डिस्टेंस d' जो हमने देखी वो क्या आई, d इंटू μw, और ऑब्वियसली क्योंकि d के साथ एक 1 से बड़ा नंबर आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, दिस इज ग्रेटर देन d। तो मतलब अगर आप एयर में से कोई ऑब्जेक्ट देखते हो जो वाटर के अंदर है तो वो क्लोजर दिखाई देता है, और अगर आप वाटर के अंदर से या डेंसर मीडियम के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट देखते हो जो रेयरर मीडियम में रखा है तो वो थोड़ा सा फार अवे दिखता है इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात यहां पे दिख गई होगी आपको। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर बच्चों। चलो बच्चों, तो हमने अभी अपेरेंट डेप्थ के बारे में समझ लिया है काफी डिटेल में कि अपेरेंट डेप्थ कैसे होगा या फिर अपेरेंट हाइट कैसे होगा। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखकर और रेयरर से देखते हैं तो वो क्लोज दिखाई देती है ना, और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रेयरर में रख के डेंसर से देखते हैं तो थोड़ी फार अवे दिखती है। इस बात को हमने मैथमेटिकली भी समझा, डायग्राम से भी समझा। नाउ देखो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे और इससे हमें और बातें समझ में आएंगी। फाइंड द अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश if bird is at 6 meter above water level। बच्चा यहाँ पे एक बर्ड ले लेते हैं हम लोग। बर्ड है सपोज करो बेटा B, और नीचे कोई फिश है। ठीक है, सपोज लेट अस से दैट फिश F है। इट इज गिवन कि बर्ड एक्चुअली जब बैठी है तो मतलब फ्लाई कर रही है, सपोज इट इज एट 6 मीटर हाइट फ्रॉम द वाटर लेवल। वाटर लेवल से कितनी हाइट पर है बेटा वो,
6 मीटर पे है और अब हमें निकालना है कि फिश जब उसको देखेगी तो वो कितनी दूर दिखाई देगी। तो बेटा अगर मैं रे डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो एकदम स्ट्रेट एक रे जा सकती है विदाउट एनी डेविएशन। अगर कोई दूसरी रे होगी जो बर्ड से निकलेगी और किसी एंगल पे जाएगी तो वो ऑब्वियसली टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेटा इफ आई ड्रॉ द नॉर्मल लाइक दिस, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे इन दोनों रेस को अगर हम एक्सटेंड करें, ठीक है, तो यहां पे हमें बर्ड की इमेज यानी कि बी डैश मिल सकता है, करेक्ट है। तो पहले वाली डिस्टेंस को अगर मैंने D1 बोला, कितना बोला D1, तो ऑब्वियसली जो D2 होगा बेटा वो थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है। और क्योंकि ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस है, ठीक है, हमें D2 एक्चुअली निकालना है। वी हैव टू फाइंड द अपरेंट डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय द फिश। फिश एक्चुअली क्या होगा, उसकी आंखें यहां होंगी एंड इट विल बी ऑब्जर्विंग द बर्ड, ठीक है। तो एक्चुअली रेज उसको अपीयर कहां से करेंगी, आते हुए बी डैश से करेंगी, तो उसको 6 मीटर नहीं दिखाई देगा, एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। बेटा ये फर्स्ट मीडियम है जहां से एक्चुअली रे निकली है और वो नीचे जा रही है, ठीक है, तो इसको सेकेंड मीडियम बोल देते हैं। फर्स्ट मीडियम हमारे लिए क्या हो गया, एयर, और एयर के लिए म्यू का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 1। सेकेंड मीडियम हमारे लिए ऑब्वियसली बेटा वाटर हो जाएगा और वाटर के लिए म्यू इज इक्वल टू 4/3 लिया जाता है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चंस में दिया रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो 4/3 यहां पे हम μ2 ले लेते हैं। ये μ1 हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट मीडियम का और इसको मैं μ2 ले लेता हूं। प्लेन सरफेस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री हमें पता है, ऐसे लिखा जाता है D1/μ1 इज इक्वल टू D2/μ2। बेटा D1 क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द बाउंड्री। ये हमारे लिए क्या है बेटा, ये तो हमारे लिए क्या थी, बाउंड्री थी। बाउंड्री से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि बर्ड की जो डिस्टेंस है बेटा बी पॉइंट, वो कितना है 6 मीटर दिया हुआ है, तो मैं यहां पे 6 लिख देता हूं, ओके, डिवाइडेड बाई μ1 जिस मीडियम से लाइट रे चली है, तो वो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। सेकेंड बच्चों क्या लेना है हमें यहाँ पे, D2 डिस्टेंस जो सेकेंड मीडियम में जाने के बाद इमेज फॉर्म होने पर मिलती है, तो वो D2 कितनी होगी हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है, तो D2 को वैसे ही छोड़ देता हूं। और फिर उसके बाद μ2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, वो हमारे लिए क्या है, μ2 का वैल्यू 4/3 जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से बेटा D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 6 × 4/3, तो 3 और 6 में कैंसिलेशन करोगे तो ये 8 मीटर बनता है। तो क्लियरली जो बर्ड थी एक्चुअली वाटर सरफेस से कितनी दूर पे थी बेटा, इट वॉज एट 6 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस। बट जब फिश उसी चीज को ऑब्जर्व करती है तो वो कहां पे पाती है कि वो बर्ड उसको दिखाई दे रही है 8 मीटर्स पर, थोड़ा दूर दिखाई देता है, ठीक है। सिमिलरली हमने ये भी बात करी थी, अगर बर्ड फिश को देख रहे होता तो फिश थोड़ा सा क्लोज दिखता वाटर के सरफेस के, ठीक है, भले वो थोड़ा नीचे होता बट इसको दिखाई थोड़ा सा क्लोज देता है। दैट इज वन अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट आई होप दिस वन इज क्लियर, ठीक है। अगर आप वाटर के अंदर से किसी ऑब्जेक्ट को जो कि एयर में रखा है उसको देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि इट अपीयर्स अ लिटिल फार्दर अवे फ्रॉम द एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता कि वो उसका शिफ्ट कितना होगा, ठीक है, बर्ड का जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो वो ऑब्वियसली हम बता सकते थे कि भाई इमेज डिस्टेंस है 8 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दिख रही है आपको 6 दिख रही है, तो 8 - 6 जो शिफ्ट होता है यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन में पूछा होता तो हम बता सकते थे कि शिफ्ट जो है दिस विल बी इक्वल टू 8 - 6 यानी 2 मीटर्स हम रिपोर्ट कर सकते थे कि बर्ड शिफ्टेड दिखाई देगी फिश को, ठीक है। दिस वॉज एन एग्जाम्पल।